नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्री प्रो कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जो हमारे कक्षा 12th एग्रीकल्चर की फ्री क्लासेस लग रही थी उसका अंदर आज हम पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने 2 पार्ट पढ़ लिए थे जिसमें हमने जैविक खेती के बारे में पढ़ा था, जैविक खेती की परिभाषा, जैविक खेती का फ्यूचर है ना, इन सब के बारे में पढ़ा था। सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था जीवांश खाद के बारे में। ठीक है, आज जो हमारी क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है FYM, फार्म यार्ड मैन्योर, यानी कि गोबर की खाद के बारे में या फिर कंपोस्ट खाद के बारे में, जिसमें हम आज पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम गोबर की खाद को या कंपोस्ट खाद को बना सकते हैं, कौन कौन से मेथड है हमारे देश में जिससे कंपोस्ट खाद या फिर गोबर की खाद बनाई जाती है, कितना यूज किया जाता है, कब यूज किया जाता है, इन सब के बारे में आज पूरा वर्णन से पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में। और हाँ, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो अपना एक कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा। ठीक है, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज की क्लास को। ठीक है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज कि भाई गोबर की खाद क्या होती है ना, गोबर की खाद क्या होती है। तो गोबर की खाद का मतलब होता है जो घरेलू पशु होते हैं, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, है ना, आपके भेड़ हो गई, इन पशुओं का जो मल मूत्र होता है ना, ध्यान से सुनना कि भाई जो घरेलू पशु होते हैं, घरेलू पशुओं में मुख्यतः कौन से पशु, गाय, भैंस, बकरी, बैल, आपके ऊंट या फिर भेड़, इन सब पशुओं का जो मल मूत्र होता है, उस मल मूत्र को अच्छे से सड़ा गलाकर आप जब उसको खेतों में डालते हैं तो उसको खाद कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? गोबर की खाद कहा जाता है। ठीक है, और इनसे अच्छी मात्रा में हमें क्या मिलता है? कार्बनिक पदार्थ मिलता है, मृदा को कार्बनिक पदार्थ मिलता है, उसके साथ साथ में पोषक तत्व भी मिलते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन खादों से हमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है ना, जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, वो भी मृदा को मिलते हैं, है ना। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। भाई जो गोबर की खाद से तात्पर्य ऐसी खाद से है जिनमें घरेलू पशु, जिसमें गाय, भैंस, बैल, भेड़, बकरी, ऊंट आदि आते हैं, इनका जो ठोस तथा द्रव मल मूत्र है ना, ठोस या द्रव मल मूत्र से सनी, ये सनी है ना भाई, सनी मतलब जो बिछावन, बिछावन क्या होता है? जो गाय भैंस को जहां तबेले में बांधा जाता है उसके नीचे जो आप घास फूस बिछाते हो ताकि गाय आराम से बैठ सके, भैंस आराम से बैठ सके, है ना, तो उसको क्या कहा जाता है? बिछावन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिछावन, जिसमें आप क्या डाल सकते हो? पुआल डाल सकते हो, भूसा, चारा, पेड़ पौधों की पत्तियां या रेत भी डाल सकते हो, है ना। तो बिछावन, इन सबको क्या करो, आप गड्ढों में अच्छे से सड़ा कर जो तैयार करते हो उसको क्या कहा जाता है? गोबर की खाद कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा है कि जो ये क्लास है ना, ये बाइलिंगुअल क्लास है। इसमें जो PDF मिलने वाला वो बाइलिंगुअल मिलेगा आपको, जिसमें हिंदी भी रहेगी और इंग्लिश भी रहेगी। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी ये बहुत बेहतरीन क्लास है ना। अब गोबर की खाद में मुख्यतः कौन कौन से घटक होते हैं भाई, है ना, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं गोबर होता है, गोमूत्र होता है और बिछावन होता है। गोबर होता है, मूत्र होता है और क्या क्या होता है? आपके बिछावन होता है। गोबर की बात करें तो गोबर के अंदर 0.3 से 0.60% नाइट्रोजन होती है, 0.25% फॉस्फोरस होता है और 0.3 से 0.5% क्या होता है? ये पोटेशियम होता है। और इसके साथ साथ कुछ माइक्रो सूक्ष्म तत्व, पोषक तत्व भी होते हैं। ये तो कब की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है कच्चे गोबर की, है ना, जो गाय या भैंस या भेड़ बकरी ने किया है, ये उस गोबर की बात की जा रही है। जब इसको अच्छे से सड़ाया जाता है ना, तो इसके अंदर के जो पोषक तत्व हैं, इनके कंटेंट बदल जाते हैं, है ना, पोषक तत्वों की मात्रा क्या कर जाती है? बदल जाती है। अगर मूत्र की बात करें तो मूत्र में क्या होता है? यूरिया का अवयव होता है। ठीक है, और ये कितना परसेंट होता है? 2% होता है। कितना परसेंट होता है? 2%। इसके साथ साथ इसमें नाइट्रोजन 0.4 से 1.35, फॉस्फोरस आपके 0.05 से 0.1%, पोटेशियम आपके 0.5 से 0.2% होता है। और अगर हम बिछावन की बात करें तो बिछावन क्या होता है कि भाई जो गाय भैंस बैठती है उसके पैरों के नीचे जो हम घास फूस वगैरह डालते हैं उसको क्या कहा जाता है? बिछावन कहा जाता है। और बिछावन को जब हम गोबर की खाद बनाते हैं उसमें यूज में लेते हैं तो बीच बीच में घास फूस रहता है, तो वायु का
जो आप संचार देखते हैं वो अच्छा होता है, वायु का संचार अच्छा होता है, जिसमें जो सूक्ष्म जीव हैं, इसको सड़ाने के लिए जो सूक्ष्म जीव काम करते हैं वो अच्छे से काम कर पाते हैं, है ना। आई बात समझ में। पशुओं के मूत्र को शोषित करने के लिए बिछावन का प्रयोग करते हैं, और बिछावन से खाद के ढेर में वायु का संचार क्या होता है, अच्छा होता है, जिससे जीवाणुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है और खाद को सड़ने में क्या होती है, मदद होती है भाई। अब देखो गोबर की खाद की मुख्य तत्वों की मात्रा, अगर हमने गोबर की खाद बना ली, है ना, सड़ाकर गोबर की खाद बना दी, तो हमें कितना परसेंट न्यूट्रिएंट मिलेगा, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं अपन नाइट्रोजन की। जो नाइट्रोजन मिलने वाला है वो 0.5% मिलने वाला है। फिर फॉस्फोरस की बात करें तो 0.25%, पोटेशियम की बात करें तो 0.5%। भाई सिंपल सा याद रखना, जो आपको एनपीके मिल रहा है ना, एनपीके वो कितना मिल रहा है, 0.5%, 0.25% तथा 0.5%। ये याद रखना, इसको इकट्ठे याद रखना। एनपीके नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास, एनपीके, और 0.5, 0.25, 0.5 इस तरीके से। इसके अलावा क्या मिलते हैं, इसके अलावा खूब सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं ना, माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व मिलते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व भी मिलते हैं, है ना, ध्यान रखना। तो आप क्या करते हो, अगर मान लो आप अपने खेतों में रासायनिक खादों का प्रयोग करते हो, तो रासायनिक खादों में क्या हो सकता है, जैसे मान लो आप अपने खेत में यूरिया यूज करते हो, तो यूरिया से केवल और केवल नाइट्रोजन मिलती है फसलों को, ठीक है। लेकिन आप उसकी जगह पर क्या यूज करते हो, गोबर की खाद यूज करते हो, गोबर की खाद यूज करते हो। तो गोबर की खाद से आपको नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास, ये तीनों तो मुख्य तत्व मिलते हैं। इसके साथ साथ आपको क्या मिलते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट भी मिलते हैं, ध्यान रखना भाई। गोबर की खाद में सभी पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम मिलते ही हैं। इसके साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक, लोहा, तांबा, जस्ता, मैग्नीज आदि भी मिलते हैं भाई। आई बात समझ में। गोबर की खाद तैयार करने की विधि, अगर गोबर की खाद तैयार करने की विधि की बात करें तो तीन प्रकार की विधियां हैं। कौन कौन सी, एक वर्तमान विधि, एक संशोधित गड्ढा विधि, और तीसरी है ट्रेंच मेथड। तीसरा क्या है, ट्रेंच विधि। जो वर्तमान प्रचलित विधि है वो दोषपूर्ण विधि है। दोषपूर्ण बोले तो खराब विधि है। कैसे कि हम आजकल क्या कर रहे हैं कि जो गोबर है वो उसको क्या कर रहे हैं, सीधा कहीं पे भी धूप में ऐसे पटक कर ढेर बना रहे हैं। उससे क्या होता है, एक तो डायरेक्ट सन की कांटेक्ट में रहता है तो ये गोबर की खाद, तो उससे जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं या जो पोषक तत्व हैं उनका ह्रास होता है, उनका नुकसान होता है। दूसरा क्या होता है, जब बारिश होती है तो उसमें से पानी निकलकर ऐसे ही बह जाता है, तो कुछ पोषक तत्व है जो पानी में घुलकर वो भी चले जाते हैं। तो ये खराब मेथड है, जिसको क्या कहते हैं, वर्तमान प्रचलन मेथड। ये काफी प्रचलन भी है। दूसरा क्या, संशोधित गड्ढा विधि। इसमें क्या करते हैं कि छोटा सा एक गड्ढा कर दिया जाता है, उस गड्ढे के अंदर फिर क्या किया जाता है, गोबर को इकट्ठा किया जाता है। हालांकि ये भी इतना सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी इससे काफी अच्छा है। फिर आता है ट्रेंच मेथड। ट्रेंच मेथड में आपको क्या करना है, प्रॉपर नालियां बनानी है या प्रॉपर गड्ढा खोदकर उसके अंदर क्या प्लास्टिक का एक प्लास्टिक की पन्नी बिछाकर उसके बाद उसके ऊपर क्या डाला जाता है, गोबर डाला जाता है या इकट्ठा किया जाता है। तो ये मेथड सबसे अच्छा माना जाता है। ये मेथड क्या कहता जाता है, अच्छा माना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं अपन वर्तमान प्रचलित विधि की, ठीक है। इसमें इसमें क्या होता है कि हमारे देश में गोबर की खाद तैयार करने की यह वर्तमान विधि कैसी है भाई, दोषपूर्ण विधि है। सीधा प्रश्न पूछता है आपसे कि भाई गोबर की खाद तैयार करने की निम्न विधियों में से दोषपूर्ण विधि कौन सी है, तो वर्तमान प्रचलित विधि दोषपूर्ण है। इस विधि से प्राप्त खाद में पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है तथा खाद की गुणवत्ता भी कैसी हो जाती है, निम्न स्तर की। जाहिर सी बात है भाई, अगर मान लो वो खाद खुले में पड़ा है तो क्या होगा, एक तो देखो उनसे बहुत सारे मक्खी मच्छर वो भी होंगे, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, बारिश के मौसम में बारिश होने की वजह से वो पोषक तत्व ह्रास होगा। तीसरा क्या होगा कि भाई खुली धूप में रहेगा तो क्या होगा, आपके पोषक तत्व नष्ट होने के चांसेस है। मिट्टी द्वारा सोखा गया मल मूत्र तथा बचा हुआ चारे के ढेर के रूप में खुले गड्ढे में इकट्ठे करा जाता है। जैसे मान लो क्या किया जाता है, इसमें कुछ नहीं करते, सीधा है आप सीधी ढेरी कर दो। और दूसरा क्या होता है, अधिकांश जो गोबर होता है उसका प्रयोग तो ईंधन के रूप में कर लिया जाता है ना भाई।
क्या कर लिया जाता है, ईंधन के रूप में कर लिया जाता है, उपले बनाकर, है ना, उपले बनाकर। ये रहे देखो इस तरीके से छोटे छोटे ऐसे उपले बनाकर, है ना, पिज्जा जैसा। फिर उनको कहाँ डाला जाता है, जलाने के लिए काम में ले लिया जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं दूसरी, संशोधन गड्ढा विधि। संशोधन गड्ढा विधि, इस विधि में क्या किया जाता है कि इस विधि में खाद बनाने के लिए एक पशु के लिए 1.10 मीटर गहरा, कितना, 1.10 मीटर गहरा, 2 मीटर चौड़ा, वो 3 मीटर लंबा। तो अपन ऐसा कह सकते हैं देखो लंबाई कितनी है 3 मीटर, चौड़ाई कितनी है 2 मीटर, और गहराई कितनी है 1 मीटर। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू गहराई, है ना, लंबाई चौड़ाई गहराई कितनी है 3 2 1 मीटर है। याद रखने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। और ये गड्ढा कितने साल के लिए, 1 साल के लिए पर्याप्त रहेगा। पशुओं की संख्या अधिक होती है तो गड्ढों की गहराई, लंबाई और चौड़ाई बढ़ाने की अपेक्षा उनकी संख्या बढ़ाना उचित रहता है। भाई ऐसा नहीं आपके पास 4 पशु, ये एक पशु के लिए बताया गया, 4 पशु है तो इस टाइप की 4 आप क्या करो, नालियां बनाओ, 4 क्या बनाओ, गड्ढे बनाओ, ताकि ये बेस्ट रहेगा। ना कि आप क्या कर लो, उसको ही चौड़ा कर लो, खड्डा खोद दो ज्यादा, है ना, तो ऐसा नहीं करना है। रेतीली भूमि में गड्ढे पक्के होने चाहिए भाई, जाहिर सी बात है, अगर उसमें पानी का छिड़काव वगैरह करोगे तो पानी क्या करेगा, पोषक तत्वों को घोलकर मृदा में नीचे लेके जाएगा, तो वो क्या होगा, पोषक तत्वों का ह्रास होगा, जिससे पोषक तत्वों का ह्रास रिस्क कर ना हो। चिकनी भूमि में पक्के व कच्चे दोनों प्रकार के गड्ढे बनाए जा सकते हैं। गड्ढे छायादार एवं ऊंचे स्थान पर होने चाहिए, जिससे वर्षा का पानी भी उस गड्ढों में भरा हुआ नहीं रहना चाहिए। मतलब पानी तो गोबर की खाद को सड़ाने के लिए चाहिए, लेकिन कम मात्रा में, बहुत कम, केवल उसके ऊपर छिड़काव किया जाता है, ना कि गड्ढा भरा जाता है। तो भाई ध्यान रखना चाहिए कि भाई एक तो छायादार स्थान पर होना चाहिए, दूसरा ऊंचे स्थान पर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वहां पानी भर जाए। सबसे पहले आप क्या करो, गड्ढे के पेंदे में 10 से 20 सेंटीमीटर की परत चारे या बिछावन की लगानी चाहिए। सबसे पहले आप क्या करो, गड्ढा भरते हो, गड्ढा भरने से पहले क्या करो, आप सबसे नीचे बिछावन या कुछ चारा डाल दो, आप घास फूस वगैरह डाल दो, कितनी, 10 से 20 सेंटीमीटर मोटी परत लगा लो। 10 से 20 सेंटीमीटर मोटी कितनी होगी, ये इतनी सी मोटी परत होगी, तो इतनी सी मोटी परत लगा दो आप। उसके बाद क्या करो, गोबर और गौमूत्र की 75 से 100 सेंटीमीटर परत डालनी चाहिए, है ना। तीसरी परत पुनः बिछावन की डालनी है, वो भी कितनी, 75 से 100 सेंटीमीटर मोटी। इस क्रम में गड्ढे की भराई भूमि की सतह से 50 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक करे। भाई करना क्या, सिंपल सा मेथड है। आपको क्या करना है, उस गड्ढे में सबसे नीचे तो क्या डालना है, बिछावन डालना है, कितना, 10 से 20 सेंटीमीटर, कितना डालना है, 10 से 20 सेंटीमीटर। सबसे पहली परत किसकी होगी, बिछावन की। उसके बाद आपने गोबर और गोमूत्र डाला, कितना, 75 से 100 सेंटीमीटर, 75 से 100 सेंटीमीटर डाला। और तीसरी परत में आपको क्या डालना, वापस से बिछावन डालना, वापस से बिछावन, और ये क्रम चालू रखना है, ऐसा, है ना। 1 2 3 लेयर बन रही है, बिछावन, गोबर की खाद और बिछावन। ये तब तक चलानी है जब तक कि गड्ढा के ऊपर जो भूमि की सतह है उसके ऊपर 50 सेंटीमीटर तक ऊपर नहीं चला जाए, 50 सेंटीमीटर तक ऊपर नहीं चला जाए, ठीक है। वहां तक आपको क्या करना, गड्ढे को भरना है। इसके बाद ढेर को समतल कर देना है और 10 सेंटीमीटर मिट्टी की परत से गड्ढे को बंद कर देना चाहिए। गड्ढे में खाद 5 से 6 महीने में तैयार हो जाएगी। प्रश्न कहां से बनता है, प्रश्न बनता है कि भाई जो संशोधित गड्ढा विधि है, इसमें एक तो कितनी परतें डाली जाती है, तो 3 परतें क्रम वाइज डाली जाती है। सबसे मुख्य प्रश्न बनता है यहाँ से कि इसमें खाद कितने दिनों में तैयार हो जाती है। तो जो संशोधित गड्ढा विधि है उसमें खाद तैयार हो जाती है आपके 5 से 6 महीने में तैयार हो जाती है। ये सबसे मेन बात है। यहाँ से आगे बात करते हैं ट्रेंच विधि। किसकी बात करते हैं, ट्रेंच विधि। इस विधि में 6 मीटर लंबाई, 1.5 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर गहराई की क्या करते हैं, ट्रेंच या खाई या नाली खोदते हैं इस तरीके से, है ना। तो कितनी हो जाएगी, 6 इंटू 1.5 इंटू 1, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू गहराई, ये याद रखना बस। लंबाई चौड़ाई गहराई कितनी, 6 1.5 1। और इससे पहले अपन ने जो संशोधित गड्ढा विधि पढ़ी थी उसमें कितनी थी, 3 2 1, है ना। लंबाई चौड़ाई और गहराई ये थी। और इसमें ट्रेंच मेथड में 6 सेंटीमीटर आपके 6 मीटर लंबाई होनी चाहिए ट्रेंच की, और गहराई होनी चाहिए 1.5 सेंटीमीटर, और आप 1.5 मीटर, और इसकी जो गहराई होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर होनी चाहिए।
इस विधि में ट्रेंच की लंबाई बढ़ाई जा सकती है परंतु गहराई नहीं बढ़ते हैं। आप क्या कर सकते हो, इसको लंबा कर सकते हो, है ना। ट्रेंच को क्या कर सकते हो, अगर आपके पास पशु एक से ज्यादा है, दो है, तीन है, तो आप क्या कर सकते हो, बिना गहराई को छेड़े आप गड्ढे को ज्यादा गहरा नहीं करोगे, कुल मिलाकर आपको क्या करना है, गड्ढा लंबा कर देना है। ठीक है। इस विधि में बिछावन, मल मूत्र आदि को गड्ढे में आधे भाग में भरते हैं। जब गड्ढे का आधा भाग भरते भरते भूतल से आधा मीटर ऊंचा चला जाता है तो उसे गोलाकार डोम का आकार देकर गोबर या मिट्टी के मिश्रण से लेप देते हैं। आधा भाग भर जाने के बाद गड्ढे के दूसरे भाग को भरकर इसी क्रम में लेप दिया जाए। डोम जैसा, कैसा आकार, जैसे मान लो ये समतल था, है ना, ये क्या आ गया, समतल भाग आ गया। अब आधा मीटर ऊंचा, आधा मीटर ऊंचा करेंगे तो ये हो गया आधा मीटर ऊंचा, है ना। आपको एक सही प्रॉपर तरीके से बताते हैं। जैसे मान लो ये समतल था, यहाँ समतल तक आ गया, अब समतल से आधा मीटर ऊंचा, ये मान लो आधा मीटर ऊंचा हो गया। आधा मीटर ऊंचा होने के बाद यहां से आपको क्या करना है, इस तरीके से छोटी दीवार बनाकर ऐसे नीप उसको इस तरीके से लिपाई कर देनी है। तो ये क्या बन गया, एक डोम जैसा बन गया। क्या बन गया, एक डोम जैसा बन गया। ठीक है, गोलाकार डोम जैसा आकार के रूप में देकर गोबर या मिट्टी से आपको क्या करना, अच्छे से उसको लेप देना है। क्या करना, अच्छे से लेप देना है। इस विधि की क्या विशेषता है कि यह जब 3 माह में दूसरा ढेर बनता है तब तक पहले ढेर की खाद सड़कर प्रयोग के लिए तैयार हो जाती है। मतलब आपने अगर 2 ढेर बनाई, है ना, 2 ट्रेंच बनाई, तो जब आप एक ट्रेंच को भरकर उसको ढक दोगे तो दूसरी ट्रेंच भरने में कितना, लगभग 3 महीने लगेंगे। तो 3 महीने जब तक उसको भरोगे तब तक पहली वाली जो आपने ट्रेंच उसको तैयार की थी वो अब सड़कर तैयार हो जाएगी उसकी खाद। इस तरह एक ही गड्ढे से पूरे वर्ष सड़ी हुई खाद खेत में देने के लिए पर्याप्त हो सकती है। इस प्रकार तैयार की गई खाद में नाइट्रोजन की मात्रा भी अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो ट्रेंच विधि में जो खाद तैयार हो रही है वो कितने महीने में तैयार हो रही है, 3 मंथ में तैयार हो रही है ना। कितने महीने में तैयार हो रही है, 3 महीने में तैयार हो रही है। कैसे पता चलेगा, अब देखो ये हमने तीनों मेथड पढ़ लिए भाई, वर्तमान प्रचलित विधि पढ़ ली, संशोधित गड्ढा विधि पढ़ ली और ट्रेंच मेथड पढ़ लिया। सिंपल सा है, तीनों में कुछ नहीं ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रखना है कि जो वर्तमान प्रचलित विधि है वो दोषपूर्ण विधि है। इसमें खाद को ऐसे ही पटक दिया जाता है जिससे धूप और पानी की वजह से सब उसके अंदर के पोषक तत्व खराब हो जाते हैं। दूसरा है संशोधित गड्ढा विधि, इसमें गड्ढा का आकार ध्यान रखना है और खाद कितने महीने में तैयार होती है वो याद रखना है। तीसरी है ट्रेंच मेथड, ट्रेंच मेथड में भी आपको गड्ढे की साइज ध्यान रखनी है कि गहराई, लंबाई, चौड़ाई कितनी रखते हैं, और इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि खाद कितने महीनों में बनकर तैयार हो जाता है। अब हम देखते हैं कि भाई गोबर की खाद हमें पता कैसे चलेगी कि सड़ी हुई है या फिर नहीं है, इसका क्या हमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहली बात करते हैं कि अगर आप जब खाद को हाथ में लोगे तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इसमें भूसा अलग पड़ा है या फिर कोई गोबर का कोई भी एक कंटेंट है वो अलग पड़ा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक जैसी पूरी की पूरी चाय की पत्ती की तरह आपके जो खाद होती है ना, ग्रीन टी की बात नहीं कर रहा हूं, जो फर्मेंटेड चाय की पत्ती होती है काले कलर की, उसकी तरह एकदम कैसी होनी चाहिए, एक सिरे की खाद होनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार का कोई भूसा वूसा नहीं बचना चाहिए। ठीक है, अच्छी सड़ी गोबर की खाद का कोई भी घटक अलग से दिखाई नहीं देगा। दूसरी, आप गोबर की खाद में जो अच्छी सड़ी हुई उसमें कितने भी हाथ पैर मार लो या फिर खुद ना लो, किसी प्रकार की कोई दुर्गंध नहीं आएगी। खाद से किसी प्रकार की कोई दुर्गंध नहीं आएगी। खाद भुरभुरी रहेगी, भुरभुरी मतलब चाय के दानों की तरह अलग अलग पार्टिकल्स में रहेगी। ठीक है, इसका रंग हल्का भूरा काला रहेगा, चाय की पत्ती के समान भूरा या काला रहेगा। ठीक है, तो ये 4 बातें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे क्वेश्चन हमेशा इसी टाइप से बनते हैं कि भाई अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद की निम्न में से क्या पहचान है। ठीक है, कोई भी घटक अलग नहीं होना चाहिए, दुर्गंध नहीं आनी चाहिए, खाद भुरभुरी होनी चाहिए, उसका रंग कैसा होता है, हल्का भूरा हो जाता है। अब प्रयोग कैसे करेंगे भाई, गोबर की खाद आपने सड़ा ली, अच्छे से बना ली, अब इसका प्रयोग किस तरीके से करोगे। तो प्रयोग करने के लिए आप क्या कर रहे हो, जो फसल है सभी प्रकार की फसलों में यूज लोगे 10 से 15 टन एक हेक्टेयर में। एक हेक्टेयर में कितना लोगे, 10 से 15 टन लोगे। अब देखो यहां से एक सवाल बनता है भाई कि जो एक हेक्टेयर होता है, जो एक हेक्टेयर होता है उसमें कितना वर्ग मीटर होते हैं, तो उसमें होते हैं, ध्यान रखना भाई, 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। कितने होते हैं, 10,000 मीटर स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट बात है कि एक हेक्टेयर में कितना वर्ग मीटर होते हैं,
10,000 वर्ग मीटर होते हैं। और एक हेक्टेयर में एकड़ कितने होते हैं? एक हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं? 2.47 एकड़ होते हैं। कितने एकड़ होते हैं? 2.47 एकड़ होते हैं, ध्यान रखना भाई। और हमारे घर में लोकल भाषा में बात करते हैं बीघा, है ना। तो बीघे में याद रखना कि भाई ये कोई साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी नहीं है बीघा। ये तो राजस्थान का बीघा अलग मिलेगा आपको, यूपी बिहार का बीघा अलग मिलेगा, और आपके हरियाणा वालों का बीघा अलग मिलेगा। अगर राजस्थान की बात करूं तो लगभग लगभग अपने यहाँ पर, अगर मैं स्पेशली मारवाड़ की बात करूं, जोधपुर साइड, इधर बाड़मेर, है ना, तो इधर में क्या देखते हैं कि भाई 4 बीघा होता है ना, तो लगभग उसको 1 हेक्टेयर मान लेते हैं, है ना। अगर आपके पास 4 बीघा जमीन है तो उसको लगभग लगभग कितना मान लेते हैं? 1 हेक्टेयर मान लिया जाता है। पर्सन वहां से नहीं बनता है, वो तो साइड वाला हो गया। पर्सन यहाँ से बनता है कि 1 हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं। तो 1 हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं? 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं? तो 2.47 एकड़ होते हैं, 2.47 एकड़ होते हैं। आप इसको, अगर कोई सवाल आ जाता है, जैसे अपन करेंगे इसमें बहुत सारे सवाल, है ना, तो उस स्थिति में आप क्या करो, 2.5 एकड़ भी मान सकते हो, 2.5 एकड़ भी मान सकते हो, क्योंकि वो आपका, अब जैसे कि 2.47 लोगे तो हो सकता है मैथ्स का सवाल में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप 2.5 मान लो, उसके हिसाब से फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो भाई कितने टन गोबर की खाद यूज में लेनी है? 10 से 15 टन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई फसलों में कितनी गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं, तो 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर। सब्जियों की बात करूं तो सब्जियों में 20 से 25 टन, सब्जियों में 20 से 25 टन। ये दोनों बातें ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में? अब ये तो हो गई मात्रा कि भाई कितनी मात्रा, कितनी क्वांटिटी में डालनी है हमें, और ये हो गई कब डालनी है। तो बुआई से 3 से 4 सप्ताह पूर्व अच्छी तरीके से सड़ी गोबर की खाद का प्रयोग करना चाहिए। कुछ नहीं करना है आपको, जब आपको पता है कि भाई अगले मंथ फसल बोएंगे उससे 1 महीने पहले, है ना, 3 से 4 सप्ताह। अब देखो यहाँ किस तरीके से प्रश्नों को घुमाया जाता है। यहाँ कितना लिखा हुआ है? 3 से 4 सप्ताह। एक मंथ में कितने सप्ताह होता है? 4 सप्ताह होता है, तो वो 1 मंथ भी दे सकता है। क्या दे सकता है ऑप्शन में? 1 मंथ भी दे सकता है। और क्या दे सकता है? वो 30 दिन भी दे सकता है ना। 30 दिन मतलब 25 से 30 दिन दे देगा तो भी वो राइट माना जाएगा। 25 से 30 दिन देगा तो भी वो 1 महीने के बराबर होगा, और 1 महीने के बराबर 3 से 4 सप्ताह भी होंगे। तो आपको गोबर की खाद कब प्रयोग में लेनी है? 3 से 4 सप्ताह आए तो भी वो राइट होगा, 1 महीना आए तो भी राइट होगा, और 30 दिन आए तो भी वो राइट होगा। क्योंकि आजकल का जो पेपर का ट्रेंड है वो इसी टाइप से है, हम याद करके ये जाते हैं और पूछता वो इस टाइप से है ना। खेत में खाद डालने के बाद उसे अधिक समय तक खुला नहीं छोड़ना चाहिए भाई। ये सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि भाई आपने ऐसा, जनरली देखो हमारे खेतों में क्या किया जाता है, एक तो कच्ची गोबर की खाद डालते हैं, दूसरा उसको खुले में ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब वो धूप में पड़ी सूख रही है, सूखते सूखते उसके अंदर के जितने भी पोषक तत्व हैं वो सब खत्म हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है भाई, खेत में जब आपने खाद डाल दी उसके बाद आपको क्या, हल्की जुताई कर देनी है खेत की हल्की जुताई कर देनी है, जिससे क्या होगा, जो खेत में खाद डाला है वो आपके मिट्टी में मिक्स हो जाएगा। तो क्या कहता है, खेत में खाद डालने के बाद उसे अधिक समय तक खुले में नहीं छोड़ना है, अन्यथा खाद से नाइट्रोजन का क्या हो सकता है, ह्रास हो सकता है, आपको नाइट्रोजन से नुकसान हो सकता है। ये थी हमारे गोबर की खाद के बारे में, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि भाई गोबर की खाद क्या होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि भाई गोबर की खाद किन किन विधियों से तैयार किया जाता है, कितना मात्रा में गोबर की खाद का प्रयोग किया जाता है, कैसे पता चलेगा कि गोबर की खाद अच्छी सड़ी हुई है। अब बात करते हैं हम कंपोस्ट के बारे में। अब हम बात करते हैं कंपोस्ट के बारे में। खाद और कंपोस्ट में क्या फर्क है? माइनर सा फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है भाई। जो खाद बनाते हैं FYM, जिसको FYM फार्म यार्ड मैन्योर कहा जाता है, क्या कहा जाता है? फार्म यार्ड मैन्योर कहा जाता है, FYM। तो गोबर की खाद और कंपोस्ट में क्या फर्क है, ध्यान से सुनना। गोबर की खाद में केवल गोबर, गोमूत्र और बिछावन काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं? गोबर, गोमूत्र और बिछावन। अगर मैं बात करूं गोबर की खाद की, तो गोबर की खाद में क्या काम में लेते हैं? गोबर, मूत्र और बिछावन। क्या काम में लेते हैं? बिछावन। इन तीन के अलावा चौथा कंपोनेंट नहीं होता है। जबकि कंपोस्ट में क्या करते हैं? कंपोस्ट में आप क्या कर लो, आपके घर से ऐसा कूड़ा कचरा जो सड़ सके। अब घर से ऐसा कूड़ा कचरा कौन सा हो सकता है?
आपके फ्रूट के छिलके हो सकते हैं, सब्जियों का वेस्टेज हो सकता है, क्या हो सकता है, सब्जियों का वेस्टेज हो सकता है, छिलके हो सकते हैं, है ना, सब्जियों के छिलके हो सकते हैं, तो ये घर से निकला हुआ है। बहुत सारी फैक्ट्रियों से ऐसा प्रोडक्ट निकलता है जिसको सड़ाया जा सकता है आसानी से, है ना। खेतों से आपके जो फसलों के अवशेष हैं, फसलों के अवशेष हैं, उनको भी आप क्या कर सकते हैं, सड़ा कर क्या कर सकते हो, कंपोस्ट बना सकते हो। पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, उनको भी आप किसके लिए काम में ले सकते हो, कंपोस्ट के लिए काम में ले सकते हो। बस सिंपल सा फर्क है, इसमें केवल गोबर गोमूत्र और बिछावन, यानी गोबर मूत्र और बिछावन काम में लेते हैं, और इसमें वो सब चीजें काम में ली जाती हैं जिनको अच्छे से हम सड़ा सकते हैं, है ना। वो सब चीजें काम में ली जाती है जिनको हम सड़ा सकते हैं। भाई शहर से या घर से निकले हुआ कचरा जिसको हम अच्छे से सड़ा सकते हैं, जिसमें फ्रूट के छिलके आ सकते हैं, आपके सब्जियों के छिलके आ सकते हैं, बची कुची सब्जियां आ सकती है सड़ी गली, है ना, आपके फसलों के अवशेष आ सकते हैं, पेड़ पौधों की पत्तियां आ सकती हैं, ये सब आपके किसमें, इनको अच्छे से जब सड़ाया जाता है तो उससे जो खाद तैयार जब बनती है उसको क्या कहा जाता है, कंपोस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंपोस्ट कहा जाता है। आई होप आपको खाद के बारे में और कंपोस्ट के बारे में माइनर सा अंतर है वो पता चल गया होगा। तो बात करते हैं भाई कंपोस्ट के बारे में, ठीक है। तो जो कंपोस्ट होता है उसको जिस विधि से बनाया जाता है, कंपोस्ट को बनाने का एक मेथड होता है, उस मेथड को क्या कहा जाता है, मतलब बनाने की जो विधि होती है उस विधि को कहा जाता है कंपोस्टिंग। क्या कहा जाता है, कंपोस्टिंग। मतलब कंपोस्ट बनाने के मेथड को क्या कहा जाता है, कंपोस्टिंग कहा जाता है। तो जो एक कंपोस्टिंग है ना, वो एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, जैव रासायनिक प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है कि भाई जीव क्या करता है, रसायनों का मतलब खुद के अंदर से कुछ ऐसे हार्मोन का स्राव करते हैं और उसको सड़ा कर क्या बनाते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं। तो आप क्या लिखोगे, कंपोस्ट एक, ये इंपॉर्टेंट है भैया ना, डेफिनेशन में बहुत बार पूछी हुई है कि कंपोस्ट एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें वायवीय तथा अवायवीय जीवाणु, अब वायवीय तथा अवायवीय जीवाणु क्या होते हैं कि भाई जो वायु की उपस्थिति में काम करते हैं उसको वायवीय कहते हैं। जैसे हम बिना ऑक्सीजन के हम 1 मिनट भी नहीं रह सकते, आई बात समझे, बिना ऑक्सीजन के हम 1 मिनट भी नहीं रह सकते। इसका मतलब हम कैसे जीव हैं, वायवीय जीव हैं। कैसे जीव है, वायवीय। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनको ऑक्सीजन की कोई भी मात्रा जरूरत नहीं पड़ती है, ऑक्सीजन की कुछ भी मात्रा जरूरत नहीं पड़ती, वो CO2 की उपस्थिति में भी काम करते हैं, श्वसन करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, अवायवीय जीवाणु कहा जाता है क्या कहा जाता है, अवायवीय जीवाणु कहा जाता है। कार्ब तो भाई कंपोस्टिंग एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें वायवीय तथा अवायवीय जीवाणु कार्बनिक पदार्थों को विघटित करके मतलब उसको तोड़कर उसको अपघटित करके बारीक खाद बनाते हैं। पूर्ण रूप से सड़ा हुआ कार्बनिक पदार्थ क्या कहलाता है, कंपोस्ट कहलाता है। और अभी मैंने बताया कंपोस्ट की विधि को क्या कहा जाता है, कंपोस्टिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंपोस्टिंग कहा जाता है। अब भारत में कौन कौन सा तरीका है जो कंपोस्ट तैयार किया जाता है, 2 तरीका है ना। एक है भाई जो खेतों से तैयार होता है कंपोस्ट, एक शहर या कस्बों से जो कूड़ा कचरा आता है उससे तैयार किया जाता है। अब खेतों से हमें कैसे कंपोस्ट तैयार करेंगे, भाई खेतों में खरपतवार हो गया, फसलों के अवशेष हो गए, पशुओं का बचा हुआ चारा हो गया, पेड़ पौधों की पत्तियां हो गई, इनका प्रयोग करके हम जो कंपोस्ट बना सकते हैं वो कौन सा होगा, फार्म अवशिष्ट से तैयार कंपोस्ट होगा। शहरों में मलमूत्र हो गया, कूड़ा कचरा हो गया, अन्य कार्बनिक कचरा हो गया, जिससे हम क्या तैयार कर रहे हैं, खाद तैयार कर रहे हैं, उनको शहरी या कस्बों से अवशिष्ट तैयार कंपोस्ट कहेंगे। आई बात समझ में। भाई कंपोस्ट जो भारत में कंपोस्ट बनाने के तरीके हैं वो 2 है। कौन कौन से, जो खेतों से हमें अवशेष प्राप्त होते हैं उनसे, दूसरा जो शहरों से ऐसा कार्बनिक पदार्थ मिलता है जिनको सड़ा सकते हैं, उनसे जो तैयार किया जाता है उनको कंपोस्ट खाद कहते हैं। अब कंपोस्ट बनाने की विधियां, 3 विधियां भाई, इंदौर विधि, बेंगलोर विधि और नाडेप विधि। अच्छे से याद रखना क्योंकि इनके बारे में हम देखो, इनमें पूछता क्या क्या कि ये विधि किसने के द्वारा दी गई है, इस विधि को बनाने में कितना टाइम लगता है, ये वायवीय स्थिति में होती है अवायवीय स्थिति में बनाई जाती है ना, इनसे बनी हुई खाद में क्या परसेंटेज रहते हैं पोषक तत्वों का। तो ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है इनमें। सबसे पहले बात करते हैं अपने इंदौर विधि की। किसकी बात करते हैं, इंदौर विधि की। इसमें सबसे बेस्ट याद रखने वाली जो चीजें हैं उनको मैं नोटिफाई करता हूँ, ध्यान रखना भाई। यह विधि ए होवार्ड, क्या नाम है, ए होवार्ड तथा यशवंत डी वार्ड के द्वारा
इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन इंदौर में कब बनाई गई थी? 1924 से 1931 के मध्य विकसित की गई। भाई 1924 में उन्होंने अपना काम करना शुरू किया और 31 तक उन्होंने क्या किया, इस पर वर्क किया और वर्क करने के बाद यह मेथड पब्लिश किया। तो प्रश्न यहां से बनता है कि यह विधि किसके द्वारा दी गई? तो सिंपल सा याद रखना, ए होवार्ड और यशवंत डी वार्ड। क्या नाम है? ए होवार्ड, यशवंत डी वार्ड के द्वारा यह मेथड ये लो थोड़ा सा और बड़ा ताकि आपको दिखाई दे। यह विधि ए होवार्ड और यशवंत डी वार्ड के द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन, ये कहां पर है? इंस्टीट्यूट इंदौर में। इतना नहीं पूछेगा कि इंस्टीट्यूट कहां पर है, बस सीधा सीधा पूछेगा जो इंदौर विधि है वो किसके द्वारा दी गई। तो यह विधि ए होवार्ड और यशवंत डी वार्ड के द्वारा दी गई और इसमें सन पूछता है तो 2024 से 2031 के मध्य ये दी गई। और क्या पूछता है कि इसको इंदौर विधि क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इंदौर में तैयार की जाती है, इस कारण इसको क्या कहा जाता है? इंदौर विधि कहा जाता है। इसमें पशुओं का गोबर काम में लेते हैं, फसलों के अवशेष, पौधों के अवशेष तथा अन्य अवशिष्ट पदार्थों का प्रयोग करके क्या की जाती है? गोबर की खाद तैयार की जाती है। और सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ लिखा हुआ आपके, है ना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई, ध्यान रखना। क्या है कि ये तो ये वायवीय दशा में कंपोस्ट खाद की तैयार की जाती है। कौन सी दशा में? वायु की उपस्थिति में। कितने महीने में खाद तैयार हो जाती है भाई? 4 महीने में। आपकी कितने महीने में खाद तैयार हो जाती है? 4 महीने में खाद तैयार हो जाती है। अब मेथड क्या रहेगा? क्या रहेगा? मेथड। अब इस पूरे का ये लिखा हुआ है आपके, जो आप पिट बनाओगे, गड्ढा खोदोगे, उसकी लंबाई कितनी होगी? 10 फीट, चौड़ाई कितनी होगी? 6 से 8 फीट, और गहराई कितनी होगी? 2 से 3 फीट रहेगी। अधिकतम गहराई कितनी कर सकते हो आप? 3 फीट कर सकते हो। 3 फीट से ज्यादा आप गहराई नहीं कर सकते हो, लेकिन इसकी लेंथ बढ़ा सकते हो। क्या लिखा हुआ? 10 फीट और एज रिक्वायर्ड। भाई इससे अलावा और आपकी कितनी जरूरत है उतनी लंबाई कर सकते हो, लेकिन आप क्या नहीं कर सकते हो? बट कहीं क्या नहीं बढ़ा सकते हो? गहराई नहीं बढ़ा सकते हो। ठीक है। और थोड़ा सा क्या रखना है आपको? ढालू जगह रखना है ना, जहां आप स्लोप ये अपने पिट बनाओ, गड्ढा बनाओ, तो वहां पर थोड़ी सी ऐसी ढलान रखनी है आपको। क्या करनी है? ढलान रखनी है। अब इसकी मेथड की, इसके कौन कौन से सामग्री प्रयोग में लेते हैं उसका देख लेते हैं। पौधों और फसलों के अवशेष, खरपतवार, गन्ने की पत्तियां, लकड़ी की राख, धान की चूरी आदि मिश्रण काम में ले सकते हैं। पशुओं का गोबर भी काम में ले सकते हैं, बिछावन सहित। पशुओं का मूत्र से सोखी हुई मिट्टी भी कंपोस्ट में काम में ली जा सकती है। इसके साथ साथ जो लकड़ी की राख होती है, यानी कि जब लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी को जलाने के बाद जो राख बचती है, ऐश, उसको भी आप क्या कर सकते हो? काम में ले सकते हो। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे भी है भाई, कि जो लकड़ी की राख आप यूज में लेते हो वो कौन सा पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाता है? वो आपके पोटास की मात्रा को बढ़ाता है। किसकी मात्रा को बढ़ाता है? पोटास की मात्रा को बढ़ाता है। अब गड्ढा भरोगे कैसे, है ना? गड्ढा भरोगे कैसे? तो गड्ढे में, गड्ढे के प्रत्येक भाग में अपशिष्ट अलग अलग परत में भरते हैं। आपको अलग अलग परतों में भरना है। कैसे? पहली परत में पशुशाला से इकट्ठे किए गए कचरे को 3 इंच मोटी परत, 3 इंच मोटी है भैया ना, मोटी परत रैक की सहायता से फैला देते हैं। अगर लकड़ी की राख उपलब्ध है तो पशु मूत्र और कीचड़ के साथ उसको ऊपर फैला दे। इसके ऊपर 2 इंच मोटी गोबर की परत। भाई पहली परत कितनी मोटी लगानी है? 3 इंच। किसकी लगानी है? पशुशाला से जो इकट्ठा किया हुआ है उसकी। फिर 2 इंच मोटी परत लगानी है, किसकी? गोबर की, है ना। फिर उसके बाद पूरी सामग्री को गीला करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी छिड़काव करना है। और जब परत के बाद परत लगाते हुए गड्ढे बढ़ने लगते हैं, मतलब आपको क्या करना है? 3 इंच मोटी आपने पशुशाला से कचरा लगा, फिर 2 इंच मोटी आपको क्या लिया? गोबर की खाद ली। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? ऐसे कैसे 2-2 परतों के अंदर पूरे गड्ढे को भरना है। जब गड्ढे को तब तक भरता रहना जब तक पूरी सामग्री परत की जमीन के 1 फीट तक ऊपर ना चले जाए। भाई जो सरफेस एरिया है, जमीन का ऊपर वाला भाग है, उससे 1 फीट तक ऊपर ना चले जाए, तब तक आपको क्या करना है? इसमें परतें बनानी है। गड्ढे की लंबाई के 3/4 भाग में भरने से 6 से 7 दिन से अधिक समय नहीं लगना चाहिए तथा 1/4 भाग को पलटने के लिए खाली स्थान भी रखना चाहिए। कैसे? ध्यान दो। मान लो ये पूरी रैक है,
इसको पहली बात तो इसको आपको क्या करना है, ऊपर तक भरना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है कि थोड़ी सी खाली जगह छोड़नी है यहाँ पर, मतलब इतना आपने भरा है, ऐसे भरा है, फिर यहाँ पर खाली जगह छोड़नी। क्यों छोड़नी है खाली जगह? ताकि इस खाद की पलटाई कर सको आप, है ना। इधर खाद होगा तो यहाँ से इस तरीके से पलटाई करोगे, ऐसे ऐसे पलटाई करोगे, पलटाई करोगे तो ऊपर की खाद नीचे चली जाएगी और नीचे की खाद क्या आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी, है ना। तो आपको क्या करना है, 1/4 भाग को खाली छोड़ना है, ठीक है। जब आपने खाली छोड़ दिया तो अंत में आपको क्या करना, बिछावन के साथ तथा पशु मूत्र की एक परत लगानी चाहिए। सुबह शाम इस पर पानी का छिड़काव करना चाहिए, इसे 3 बार दोहराना चाहिए, है ना। इस प्रकार कूड़े करकट तथा गोबर द्वारा प्रचुर मात्रा में पानी सोख लिया जाता है तथा ढेर धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है और पूरे खाद को हफ्ते भर में एक बार पलट दें। दूसरी तीसरी पलटाई के समय पानी से भली भांति गीला करता रहना चाहिए, है ना। भाई आपको क्या करना है, एक सप्ताह में इस खाद को क्या करना, पलट देना है, ठीक है। फिर दूसरी पलटाई और तीसरी पलटाई जब भी करो तो उस समय पानी का छिड़काव करके उसके बाद में करनी है, ताकि उसमें नमी की मात्रा बनी रहे, क्या रहे, नमी की मात्रा बनी रहे। अब देखो गोबर की जो कंपोस्ट है उसको पलटोगे कैसे। पहला, जब गड्ढों में भरी हुई सामग्री, मैं ऐसा करता हूं, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं अगर आपको दिखाई नहीं दे, ये लो। क्या कहता है, जब गड्ढों में भरी हुई सामग्री दबकर भूमि की सतह तक आ जाए तब गड्ढा भरने के 10 से 15 दिन बाद उसे पूर्ण अपशिष्ट को क्या कर दे, पलट देना चाहिए। भैया आपने क्या 1 फीट ऊपर तक लिया, इस अपशिष्ट को 1 फीट तक ऊपर तक लिया, तो 10 से 15 दिन बाद वो अपशिष्ट क्या जैसे जैसे सड़ेगा तो वो नीचे बैठेगा, जब वो नीचे बैठेगा तब उसको क्या कर दो, 10 से 15 दिन बाद पलट दो। इस प्रक्रिया में क्या होगा, अपशिष्ट नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और इसमें पानी का अच्छी तरीके से छिड़काव करके क्या करना चाहिए, नम करते रहना चाहिए। पहली पलटाई के 15 दिन बाद हम क्या करते हैं, दूसरी पलटाई करते हैं तथा अंतिम पलटाई 2 माह बाद करते हैं। भाई आज आपने खाद को भरा तो 7 दिन बाद क्या करोगे, पहली पलटाई करोगे। उस 7 दिन बाद पहली पलटाई की, उससे 15 दिन बाद कब करोगे, दूसरी पलटाई। और जब दूसरी पलटाई कर दी तो उसके 2 से 3 माह बाद, यानी 2 महीने बाद, मतलब आपने आज खाद भरा तो उसके 2 महीने बाद कितनी कौन सी पलटाई करोगे, तीसरी पलटाई करोगे। और इस तरीके से आपकी जो खाद है ना वो तीसरे महीने तैयार हो जाएगी, शानदार सी खाद बनकर तैयार हो जाएगी। 3 माह बाद अच्छी कंपोस्ट खाद तैयार मिल जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है तो भाई जो इंडोर मेथड से खाद तैयार की जाती है वो कितने महीनों में खाद तैयार हो जाती है, आपके 3 महीनों में खाद तैयार हो जाती है। वर्षा ऋतु में इस पद्धति से कंपोस्ट जमीन के ऊपर ढेर बनाकर भी तैयार किए जा सकते हैं, लेकिन ढेर की ऊंचाई 2 फीट से अधिक नहीं रखनी चाहिए। भाई ये क्या कह रहा है, वर्षा ऋतु में कैसे, ये देखो इधर, वर्षा ऋतु के समय आप क्या करो, जमीन के ऊपर इस तरीके से ढेर बना लो, है ना। लेकिन ढेर कितना ऊंचा होना चाहिए, 2 फीट से अधिक ऊंचा नहीं होना चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ये भाई इंग्लिश है इसका, ठीक है। फिर आती है आपके बेंगलोर मेथड। कौन सा मेथड आता है, बेंगलोर मेथड। इस विधि का विकास CN आचार्य ने किया। किसने किया, CN आचार्य ने। और कहां पर किया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में। यह एक अवायवीय विधि है, भाई ध्यान रखना। इससे पहले अपन ने इंदौर मेथड पढ़ा था, उसको किसने खोजा था, यशवंत डी वार्ड ने और A हवार्ड ने। अब यहाँ पर कौन आ रहा है साइंटिस्ट, CN आचार्य। कौन आ रहा है, CN आचार्य। और ये मेथड कौन कैसा है, अवायवीय मेथड है। कैसा है, अवायवीय। इस विधि का प्रयोग शहरी क्षेत्रों में खाद बनाने के लिए किया जाता है। इस विधि की मुख्य विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत खाद की पलटाई नहीं की जाती है। अब देखो अवायवीय मेथड है, शहरी क्षेत्रों के लिए उपयोगी, और इसमें सबसे मेन बात क्या है, किसी टाइप की कोई पलटाई नहीं करनी है। भाई दो इसमें सबसे मुख्य बात क्या है, एक तो पलटाई नहीं करनी है और एक अवायवीय मेथड है। वायु का कोई लेना देना नहीं रहेगा इस मेथड, पूरे मेथड में, ठीक है। कैसे तैयार करते हैं, इस विधि से खाद तैयार करने के लिए सबसे पहले खाइयां या ट्रेंच बनाई जाती है। इन खाइयों का आकार शहर की आबादी के ऊपर निर्भर करता है। भाई ऐसा नहीं, इसमें कोई तरह की वो नहीं है कि आपको इस साइज की क्यारी बनानी है ना। ट्रेंच की तली, तली मतलब उसका जो तड़ होता है उसमें 8 से 10 इंच मोटी अवशिष्ट
पदार्थों की एक तह बिछा दो, है ना। सबसे पहले क्या करो, इस तरीके से अपशिष्ट पदार्थों की एक तह बिछा लो, कितनी, 8 से 10 इंच मोटी। इसके ऊपर मानव विष्ठा की 2 इंच मोटी परत बिछाओ। कचरा तथा विष्ठा की परतों को बारी बारी से लगाते हुए ढेर को भूतल से लगभग 1 फुट तक ऊंचा ले जाओ, है ना। ये देखो 1 फुट तक आपको क्या करना, भूमि की तल से इसको ऊंचा ले जाना है। इसके बाद 2.5 सेंटीमीटर मिट्टी की परत से ढककर गोबर से लिपाई करनी है आपको। जब आप 2.5 सेंटीमीटर इसको ऊपर लगे, उसके बाद इसके ऊपर डालो मिट्टी। मिट्टी डालने के बाद आप गोबर से अच्छे से इसको क्या कर लो, लिपाई कर दो। यह इंडोर विधि की अपेक्षा श्रम की आवश्यकता कम होती है। भाई जाहिर सी बात है, इंडोर मेथड में आपको क्या करना पड़ता है, खाद को पलटना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर खाद को पलटना नहीं पड़ता है। तो इस विधि में सॉरी, पूर्ण विघटित खाद की मात्रा इंडोर विधि से अधिक प्राप्त होती है। जब हम इंडोर विधि और इस विधि का कंपैरिजन करते हैं तो इसमें हमें खाद अधिक मिलती है। क्यों मिलती है, क्या क्या लाभ मिलते हैं, एक तो कम काम करना पड़ता है, अधिक खाद प्राप्त होती है, पर्यावरण के लिए भी अनुकूल है और सस्ती और लाभकारी भी है। भाई इसमें किसी टाइप का अगर वर्कर काम नहीं करेंगे तो ये सस्ती होगी, है ना, क्योंकि इसको पलटना नहीं पड़ता है। ये इसका इंग्लिश है। अब बात करते हैं लास्ट, नेडेप कंपोस्ट। किसकी बात करते हैं, नेडेप कंपोस्ट। यह विधि महाराष्ट्र के कृषक है, एक कौन है, महाराष्ट्र के एक कृषक है जिसका नाम क्या है, नेडेप काका। क्या नाम है, नेडेप काका। और इस विधि में पशुओं के गोबर का प्रयोग कम किया जाता है और यह विधि वायवीय विधि है और कार्बनिक पदार्थों का विघटन करते हैं। और कंपोस्ट तैयार होने में इस विधि के द्वारा कितने दिन लगते हैं भाई, 90 से 120 दिन, मतलब 3 से 4 मंथ लगते हैं। कितने दिन लगते हैं, 3 से 4 महीने कह दो या 90 से 120 दिन कह दो। और इस विधि से जो तैयार खाद होता है ना, उसमें 0.5 से 1.5% नाइट्रोजन, 0.5 से 0.9% फॉस्फोरस और 1.2 से 1.4% क्या होता है, पोटास होता है। अगर इसका पूरा रिव्यू देखें तो विकास करता कौन है, नाडेप काका। मतलब इसको किसने बनाया, नाडेप काका ने। ये कैसी प्रक्रिया है, वायवीय। कितने दिनों में तैयार हो जाता है, 90 से 120 दिन। गोबर का प्रयोग कम किया जाता है और इसमें जो एनपीके की मात्रा है वो कितनी रहती है, 0.5 से 1.5% नाइट्रोजन, फॉस्फोरस 0.5 से 0.9% और पोटास रहता है आपके 1.2 से 1.4% रहता है। ठीक है, कौन कौन सी सामग्री काम में लेते हैं इसमें, तो फार्म अवशेष हो गया, अपशिष्ट हो गया, कंपोस्ट बनाने के लिए आवश्यक सामग्री में कपास, अरहर के डंठल हो गए, गन्ने की पत्तियां आदि हो गई। कितना, 1400 से 1500 किलो। कितना काम में लेना है, 1400 से 1500 किलो। पशुओं की गोबर की खाद की बात, पशुओं का गोबर काम में लेना कितना, 90 से 100 किलो, मतलब 10 से 8 टोकरिया। सूखी छनी हुई मृदा काम में लेनी है 1750 किलो। पानी मौसम के अनुसार, अगर वर्षा है तो कम पानी, शुष्क है तो ज्यादा पानी काम में लेना। और कितना, 1500 से 2000 लीटर पानी काम में लेना है। तो ये है इसकी सामग्री। आप ये जो मात्रा है वो याद नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन बाकी वाला मैटर आपको याद करना ही पड़ेगा। अब इसको बनाते कैसे हैं, है ना, गोबर को इस खाद को बनाते कहते हैं। तो ईंट तथा पत्थर आदि से जमीन के ऊपर टैंक हौदी तैयार की जाती है। टैंक का आकार आयताकार, जिसके अंदर लंबाई चौड़ाई कितनी रहती है, 10, 6 और ऊंचाई रखते हैं 9 फीट। 10, 6 और 9 फीट। इतनी देर हम गहराई में काम कर रहे थे, अब हम भूमि के ऊपर बनाएंगे, है ना। जो ट्रेंच बनाएंगे वो कहाँ बनाएंगे, भूमि के ऊपर। तो 10 मीटर लंबी, 6 मीटर चौड़ी और 9 फीट आपके ऊपर रखेंगे। 10 फीट चौड़ी लंबाई, 6 फीट चौड़ी और 9 फीट हाइट में रखेंगे। ठीक है, और टैंक की जो दीवार है 9 इंच मोटी होनी चाहिए। ईंटों की जुड़ाई मिट्टी से करते हैं और जो ऊपर की ईंटें होती हैं उनको सीमेंट से जोड़ते हैं ताकि टैंक गिरने का डर भी नहीं रहे। हवा का आवागमन अच्छे से हो सके तो 7 इंच चौड़े छेद छोड़ते हैं। कैसे, ये रखा आपने, ये रखा इस तरीके से, फिर थोड़ा सा जगह छोड़ी, फिर आपने ईंटें रखी, ये सेम ऊपर की ओर, यहाँ जगह छोड़ी, वापस ईंटें रख दी ऐसे, तो छोटी छोटी खिड़कियों नुमा बन जाएगी। ईंट की 2 परतों के बाद तीसरी परत को जोड़ते समय प्रत्येक ईंट की जुड़ाई के बाद 7 इंच का छेद छोड़कर जुड़ाई करते हैं। इस प्रकार तीसरी, छठी तो 9वीं में छेद रखते हैं। यह छिद्र एकांतर में छोड़े जाते हैं। मतलब एकांतर का मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर आने पर ये छेद छोड़े जाते हैं। और कितना इंच का छेद छोड़ा जाता है, 7 इंच का छेद छोड़ा जाता है। ये बात ध्यान रखना, एक के ऊपर दूसरा छिद्र ना है, ये ध्यान रखना है भाई। ऐसा भी नहीं है 2 आ जाएगा तो छेद बड़ा हो जाएगा, ऐसा भी नहीं करना है।
टैंक के अंदर व बाहर की दीवारों और फर्श को टैंक भरने से पहले गोबर की मिट्टी का लीप कर देना चाहिए, और जब टैंक सूख जाए उसके बाद उसमें प्रयोग करना। कुछ नहीं करना, इसमें क्या करना है, एक ईंट रखी, जगह छोड़ी, फिर ईंट रखी, जगह छोड़ी, फिर ईंट रखी, तो एक खिड़की नुमा हो जाएगा, है ना, वायुदान की तरह ये हो जाएगा। और दूसरा क्या करना, जब इसमें खाद भरते हो उससे पहले क्या करना, आपको गोबर का एक अच्छे से घोल तैयार करना। उस घोल को पूरे जो आपने ट्रेंच बनाई है उस ट्रेंच के अंदर छिड़काव करना है, और जब वो सूख जाए तब उसमें गोबर भरना है। ठीक है, ये इसका इंग्लिश है भाई। अब टैंक कैसे भरोगे? टैंक भरने से पहले गोबर के घोल का छिड़काव टैंक के नीचे तथा दीवारों के अंदर कर लेना चाहिए। टैंक की भराई 48 घंटों में पूरी करनी चाहिए। भाई इसमें टाइम बॉन्ड दे दिया, 48 घंटों के अंदर अंदर आपके टैंक भर जाना चाहिए, अन्यथा कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया में क्या आ सकती है, बाधा आ सकती है। अब इसमें वो परतों में काम करते हैं। जो पहली परत होती है वो वनस्पतिक पदार्थ से बनाई जाती है। इसमें 6 इंच की मोटी जो फार्म के वनस्पतिक अवशेष होते हैं उसको भरते हैं। कितना किलो? 100 किलो लगभग। दूसरी परत में गोबर डालते हैं। गोबर या गोबर का लही मतलब घोल तैयार किया हुआ, कितना? 4 से 5 किलो गोबर को 15 से 125 से 150 लीटर पानी में घोल कर पहली परत पर एक साथ छिड़काव करते हैं। जो वनस्पतिक पदार्थ है उसके ऊपर गोबर का घोल तैयार किया जाता है। वो घोल तैयार करके उसके ऊपर क्या किया जाता है? छिड़का जाता है। तीसरी परत की बात करें तो साफ और सूखी छन्नी मिट्टी डालते हैं, जिससे 50 से 60 किलो मिट्टी साफ सूखी होनी चाहिए, वो एक साथ बिछा देते हैं और उसके ऊपर पानी का क्या कर देते हैं? छिड़काव करके गीला कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से तीनों क्रमों में टैंक परत बनाते हैं जब तक ढेर टैंक दीवारों से 1.5 फीट ऊपर तक न आ जाए। साधारणतः 11 से 12 तहों में टैंक भर जाना चाहिए। टैंक के ऊपरी भाग को झोपड़ी नुमा आकार देते हैं। भाई इस तरीके से डोम नुमा झोपड़ी नुमा आकार देते हैं। टैंक भरने के बाद ढक देते हैं तथा 3 इंच मोटी मिट्टी की परत करीबन 300 से 400 किलो मिट्टी की सहायता से अच्छी तरह इसको क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। ध्यान रखने वाली बात क्या है भाई, टैंक के ढेर में दरार ना आए, क्योंकि दरारों से गैस बाहर निकल सकती है और इसके ऊपर पुनः लिपन करते रहना चाहिए। जैसे ही दरार आए आप उसको गोबर से वापस लीप दो, है ना। अब ये पहली भराई होगी। अब होगा क्या कि भाई जो आपने पहली भराई की, इससे पहले जो अपना पटा वो फर्स्ट टाइम भरेगी। अब जैसे जैसे वो सड़ेगा वैसे वैसे गोबर नीचे बैठेगा, है ना। नीचे बैठेगा तो अपन करेंगे दूसरी भराई, और कब करेंगे? 15 से 20 दिन बाद। कूड़ा करकट दबकर नीचे बैठ जाता है तथा टैंक करीब 8 से 9 इंच तक खाली हो जाता है। तो इसको उपरोक्त क्रम के अनुसार 3 परतों में वापस भरा जाता है। जैसे पहले भरा था वैसे वैसे वापस भर देना चाहिए और फिर वापस इसको लीप देना चाहिए। इस विधि से कंपोस्ट तैयार होने में कितना महीना लगता है भाई? 3 से 4 महीना लगता है। और कंपोस्ट में 15 से 20% नमी बनाए रखने के लिए गोबर और पानी के मिश्रण का छिड़काव करते रहना चाहिए, जिससे खाद में आवश्यक पोषक तत्व भी अच्छे से रहे। साधारणतः एक टैंक से 160 से 175 घन फीट कंपोस्ट, जिसका वजन 3 टन के करीब होता है, प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये भाई याद रखना। प्रयोग मेथड की बात करें तो सामान्यतः फसलों में कितना प्रयोग करोगे? 10 से 15 टन प्रति एकड़। सब्जियों में 20 से 25 टन। वही जैसे गोबर की खाद का प्रयोग किया था बुआई से 3-4 सप्ताह पहले, और हल चलाकर मिट्टी में दबाना है, ऐसे खुला नहीं छोड़ना है। तो ये था आपके, हमने आज पढ़ा है FYM गोबर की खाद बनाने की विधि और कंपोस्ट बनाने की विधि। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्या समझ में आया, कितना समझ में आया, इसमें और क्या आप इनिशिएटिव चाहते हो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी, होता क्या है देखो, बहुत सारे स्कूलों में एग्रीकल्चर टीचर की कमी रहती है, तो उन बच्चों को भी एक इफेक्टिव और अच्छी क्लास मिल सके। आई बात समझ में? इसीलिए उनको भी शेयर करनी है और उनसे सब्सक्राइब जरूर कराना है, ताकि आपकी जो भी क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन में आएगा। इसके बाद हम बात करेंगे हरी खाद क्या होती है, आपके जो केचुआ खाद होती है उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो आई होप एक बार फिर से आपको बता रहा हूं कि इस वीडियो को लाइक, क्लास को शेयर, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।